राठौर, आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वायु प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद दिल्ली सरकार ने कई नए कदमों का ऐलान कर दिया है। इसके तहत दिल्ली सरकार के सभी विभागों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। डीडीएमए को मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी गाड़ियों की पेट्रोल की गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच होगी और अगर जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिनके कारों को नहीं होगा, तो उनको सख्त फाइन भी देना पड़ेगा, कार्रवाई उन पर होगी। आपको हम बता दें कि लगातार सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सख्त है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद दिल्ली सरकार और बीजेपी में एक बार फिर से ठन गई है। प्रदूषण के लिए बीजेपी केजरीवाल सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो दिल्ली सरकार केंद्र पर ठीक रफ रही है। पब्लिसिटी पे नहीं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और ग्राउंड पे जब काम करते हैं तो लोगों को बेचैनी होती है। हमने ग्राउंड पे पूसा के साथ हमने ग्राउंड, केंद्र सरकार की संस्था है पूसा, उस पे केंद्र सरकार को काम करना चाहिए था, नहीं किया, हमने किया। हमने ग्राउंड पर जाकर के छिड़काव किया। उसका जो रिपोर्ट आई वो हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी पेटिशन। उन्होंने कहा, जो आप कह रहे हो, उन्होंने कहा इसलिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराओ। अब वो उनकी संस्था है, उनकी जल शक्ति की संस्था से हमने ऑडिट कराया। आप पूछो कि ऑडिट वाली संस्था उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया है क्या? रिपोर्ट उन्हीं की है, उन्हीं की एजेंसी है, वो रिपोर्ट उन्हीं को सौंप दी गई है। अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता पंकज जैन के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मौजूद हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए, अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने सीधे सीधे कहा है कि केजरीवाल सरकार ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा और उनके किसानों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो वहीं प्रदूषण होना चाहिए, वहां पर कम है, दिल्ली में ज्यादा। कब तक टोपी ट्रांसफर का गेम चलता रहेगा? सवाल करें जरा। बिल्कुल, एक एक करके तमाम जो बीजेपी के आरोप है उनके जवाब गोपाल राय, जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने दिए हैं। हमारे साथ वो बातचीत करने के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम आरोप लगाए और ये कहा कि पंजाब हरियाणा में पराली जल रही तो वहां प्रदूषण क्यों नहीं है और दिल्ली में प्रदूषण क्यों है? क्या कहना चाहेंगे? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। एक बार अपने पर्यावरण मंत्री जी से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनके पास एक्सपर्ट्स हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन उन्होंने बनाया है, सफर की संस्था है, वो समझा देंगे कि कैसे होता है। अगर इतनी बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे समझाने से शायद समझ में ना आए, लेकिन अब पर्यावरण विभाग, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से एक बार बात करें, उनको समझा देंगे कि वहां की बैठक नहीं होती है क्या केंद्रीय मंत्री के साथ? होती है। केंद्रीय मंत्री तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गायब है। सारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बीजेपी के एक पर्यावरण मंत्री के पास एक मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है। तो बीजेपी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है, काम करने के लिए नहीं आती। हम काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। साथ ही साथ विज्ञापन को लेकर भी मामला उठा, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? पराली को लेकर जो बायो डिकम्पोजर तैयार हुआ, उसका छिड़काव दिल्ली में आप करवा रहे हैं। पूरी दिल्ली में इसका पिछले साल भी छिड़काव हुआ था। पड़ोसी जो राज्य है वहां इसे लागू किया जाए, वहां छिड़काव हो, इसे लेकर भी क्या योजना सफल हो पाई है? केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है? नहीं, देखिए, जो दिल्ली के अंदर हमने प्रयोग किए उसका पूरी रिपोर्ट हमने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को सौंपी। उन्होंने कहा इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करा दो, जिससे कि इसका क्या इम्पैक्ट है पता चले। वो रिपोर्ट भी सौंपी। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को मीटिंग में भी बताया कि भाई इसका इम्पैक्ट अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद नतीजा तो जीरो है। अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी से मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई एक मीटिंग तो बुलाइए, सबसे बैठ के बात तो। अब भाजपा के मंत्री जी को टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन
भाजपा ये कह रही है कि विज्ञापन पे ज्यादा खर्चा हुआ। अरे भाजपा कह रही है, हम कह रहे हैं कि जिस भाजपा के पर्यावरण मंत्री को एक मीटिंग बुलाने की बात फुर्सत नहीं है, तो वो तो कह सकती है, केवल वो आरोप लगा सकती है। मीटिंग तक को करने को तैयार नहीं है, तो आरोप के अलावा वो कर क्या सकते हैं? वो बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आरोप लगाओ। दिल्ली में खास तौर से आपने 10 पॉइंट एजेंडा तैयार किया है, क्या क्या प्रतिबंध हैं, कितनी तारीख तक हैं, दिल्ली वालों को किस तरीके से इसकी जानकारी मिलेगी? पहले जो आपने ऐलान किया था ये उससे कैसे अलग है? देखिए, दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो 17 तारीख तक के लिए, आज तक के लिए बंद था, उसे बढ़ा करके 21 तारीख के लिए कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो वर्क फ्रॉम होम था वो 17 तारीख तक था, इसे बढ़ा करके 21 तारीख कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, जो इंस्टीट्यूट, संस्थान है, उन्हें बंद किया गया है फर्दर ऑर्डर तक। दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं वो एसेंशियल कमोडिटी को छोड़ करके उन पे रोक लगाया गया है। दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से उसकी कैपेसिटी काफी कम कर दी गई थी। दिल्ली के अंदर 1000 जो है वो प्राइवेट बसें हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि इस दौरान जो है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग कर सकें, लोगों को सुविधा हो। दिल्ली के अंदर जो छिड़काव पानी का है उसे बढ़ाया जा रहा है। जो हॉट स्पॉट हैं वहां पर अभी फायर ब्रिगेड के भी जो पानी की मशीनें वो लगाई जाएंगी। तो अलग अलग करके 10 पॉइंट पे अभी हमने निर्णय लिया है, जिससे कि इसको और जो है इफेक्टिवली जो है प्रदूषण के खिलाफ जो अभियान है। लेकिन पड़ोसी राज्यों को भी क्या अपनाने होंगे ये तमाम सख्तियां? अभी ये दिल्ली के लिए हमने ये निर्देश दिए हैं। कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने जो डायरेक्शंस जारी किए हैं वो एनसीआर के लिए भी किए। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल पंकज, कई सवाल हैं। हालांकि अब देखना होगा कि वो वाकई जो टोपी ट्रांसफर वाली बात थी वो फिर से वही लग रही है, लेकिन देखना होगा कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कब सारी चीजें होती है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश का अब हम रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आज शक्ति प्रदर्शन की सियासत जोरों पर है। पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे पर आज अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा है और इसी एक्सप्रेसवे का कल प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया था। आज अखिलेश यादव यहां अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उधर बीजेपी समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों को अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू भैया भी शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन, जोर आजमाइश, और ये देखिए ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जहां पर विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की चल रही है। जबरदस्त भीड़ है, उनके समर्थक, उनके चाहने वालों की। गाजीपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर से गाजीपुर मंडी तक सफाया, ये कहा है समाजवादी पार्टी ने। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है। अखिलेश यादव अब यहां पर लोगों को सबसे पहले करेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब इस गाजीपुर के बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर तक सफर आसान होगा और जिस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को शिलान्यास करने से पहले समाजवादी पार्टी और मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से रफ्तार बढ़ती है और रफ्तार के बढ़ने से अर्थव्यवस्था बढ़ती है, और एक बात मैं हमेशा कहता था कि अमेरिका की जिस तरीके से सड़कें बनी और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, और अगर आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, रफ्तार को बढ़ा सकते हैं, तो प्रगति और तरक्की भी आपकी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। जिस समय इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था वो सब लोग मौजूद थे। इस एक्सप्रेसवे के बाद जो गरीब इलाका है पूर्वांचल का, वो मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। जो सपना देखा था समाजवादियों ने, जिस रूप में सपना पूरा होना चाहिए था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस तरीके का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, ये शहरों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है, ये गांवों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है। इससे शहर और गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। गांव ग्रामीण क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था और उसको और मजबूती देने का काम होगा इस एक्सप्रेसवे से।
तो एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, दूसरी तरफ आपको हम बता दें कि कई समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रही है। और यहाँ देखिए डिप्टी सीएम के साथ और स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर मौजूद है जो कि यूपी बीजेपी के प्रभारी हैं, और साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और समाजवादी पार्टी के ये वो नेता है जो कि शामिल हुए हैं बीजेपी में। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को और ताकतवर उत्तर प्रदेश में महसूस कर रही है, जबकि एक तरफ चुनावी ताल और विजय रथ लिए हुए अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। रविशंकर सिंह पप्पू जो कि प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। साथ साथ और जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है हम उनसे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन आप बताइए कि आपने बीजेपी ज्वाइन किया, आप समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं, क्यों आए आप? जी, ऐसा है कि हमारे परिवार के सदस्य हैं श्री नीरज शेखर जी, जो चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। उनका टिकट समाजवादी पार्टी ने काट दिया था। एक तो कारण ये था, और समाजवादी पार्टी छोड़कर नीरज शेखर जी भाजपा में चले गए। इस वजह से उसी समय हमने सपा का झंडा उतार दिया और मैं लगातार सपा से हट गया। दूसरा, योगी जी और मोदी जी से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ। मनसा हमारी आज से 1.5 साल पहले जब नीरज शेखर जी ज्वाइन कर रहे थे तभी से हमारी थी, लेकिन जो आज जाके साकार हुई। लेकिन पूर्वांचल में तो इस बार बीजेपी को बहुत कड़े मुकाबले को झेलना पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, तमाम लोगों ने पूरी तरीके से पूर्वांचल पर अपनी ताकत झोंक रखी है। आपको लगता नहीं है कि इस बार सपा के लिए पूर्वांचल नाक की भी लड़ाई है और ज़्यादा मजबूत भी है? देखिए, ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने से भाजपा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भाजपा में थे, भाजपा में आकर उन्होंने अपनी ताकत को मजबूत किया, मंत्री बने, पैसा कमाए, और पैसा कमाकर जब उनको जाना था तो चले गए। आज फिर पैसा लेकर सपा अखिलेश जी के साथ चले गए हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकते। रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तान में सिखों के पवित्र तीर्थ दरबार साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर आज से खोल दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ पहुंचे पहले जत्थे का आज फूल बरसाकर स्वागत किया गया। करीब 1.5 साल बाद सिख श्रद्धालुओं के मन की मुराद पूरी हुई। कोरोना काल के बाद करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पहली बार श्रद्धालुओं के जत्थे ने पाकिस्तान की सीमा में कदम रखा तो उस पार से पहुंचे सिख संगत ने फूल बरसाकर भारतीय मेहमानों का स्वागत किया। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक दोपहर के ठीक 12:45 पर सिख श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने कॉरिडोर का भारतीय गेट पार किया। लंबे इंतजार के बाद ये रास्ता दोबारा खुल पाया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर जब शुरुआत हुई तो आपको मालूम है तमाम तरह के संकट आए, तमाम तरह की परेशानियां आई। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हमारे सिख भाइयों और बहनों की जो एक श्रद्धा है, एक तमन्ना रहती है वहां पर दर्शन की, अरदास की, उसको पूरा किया। इस बीच में कोविड पीरियड आया, कई कारण आए, उसकी वजह से बंद हुआ, फिर से शुरू हुआ। निश्चित तौर से पूरे देश में इसका, न केवल सिख भाई बहनों ने बल्कि पूरे देश ने इसका स्वागत किया। श्रद्धालुओं की रवानगी से पहले कॉरिडोर के भारतीय हिस्से की पूरी सुरक्षा जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने मेटल डिटेक्टर की मदद से सड़क और दोनों तरफ के चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगाला। करतारपुर साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट जमा करनी होगी। वैक्सीन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट देना होगा। आज झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के पहले दिन जवानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। आपको बता दें कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।